अगर आप एसएसटी से परेशान हैं क्लास 10th में, तो आपके लिए ये फिर लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर के माध्यम से आप 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी में मार्क्स गेन कर पाओगे। तो चलिए, आज जो हमारा लेक्चर है वो नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 5 तक कर रखा है। तो जो भी बच्चे आज का लेक्चर जो पहली बार देखेंगे, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये भी है कि आप जाकर के पिछला 5 लेक्चर्स को देख लेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत नेशनलिज्म यूरोप को काफी छोटी छोटी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और बेसिकली जो टारगेट है हमारा कि वो 2026-27 दैट मींस कि ऐसे बच्चे जो 27 में बोर्ड एग्जाम्स देंगे, उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2027 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीवाईक्यू से नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आएगा। और साथ ही साथ तो अगर पीवाईक्यू से नहीं आता है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बिल्कुल नया बनेगा। और नया बनेगा तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि चीजों को बहुत ही माइन्यूटली देखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों का हमें डेफिनेशन भी जानना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग अपना अगला लेक्चर जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-1848। तो यहां से ये भी लाइन अपने आप में, वैसे तो ये टॉपिक है लेकिन यहां से भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए एज ऑफ रिवॉल्यूशन, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, और ब्रैकेट में नीचे में आपको 1830 1848 दिया हुआ रहेगा, 1820 1830 दिया रहेगा। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस बना के दिए जाएंगे, बट आपका जो सही आंसर होगा वो 1830 1848 होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें कहता है कि बिटवीन 1813 एंड 1848 revolution was led by educated middle class such as professors, teachers, clerks and members of the commercial class। तो दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन में 1830 से 1848 के बीच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, बेसिकली इस रिवॉल्यूशन को जो लीड करने वाले थे, जो लीड कर रहे थे, वो था एडुकेटेड मिडिल क्लास, जिसमें कि सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, जितने भी यूं आप सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि ऑल एडुकेटेड क्लास प्लस जो प्रोफेशनल्स है और साथ ही साथ जो कमर्शियल क्लास है, उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो रिवॉल्यूशन किसके अगेंस्ट में स्टार्ट किया, तो ये लेक्चर हम लोगों ने कल बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस किया था कि उस समय में जो 1815 के बाद, कब, तो 1815 के बाद जो यहाँ पर फ्रांस में यूरोप में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था। क्या बना था? ऑटोक्रेटिक जो मोनार्क था, इसके अगेंस्ट में ये लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे। और रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या था? तो लिबर्टी, फ्रीडम और नेशन स्टेट फॉर्मेशन को लेकर के इन लोगों ने रिवॉल्यूशन शुरू किया। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि इस समय का जो गवर्नमेंट था 1815 में, वो पूरी तरीके से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग कौन हुए? तो लिबरल्स हुए। तो अब जो ये लीड हो रहा है, ये लिबरल्स के द्वारा लीड किया जा रहा है। अब इसमें देखेंगे कि ऐसा जो पहला रिवॉल्यूशन है वो टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो जुलाई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1830 में हुआ था। हालांकि आप हिस्ट्री में देखेंगे यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो लोग इनको जुलाई रिवॉल्यूशन भी हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द आउटकम्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन। तो डोंट वरी, वो मैं आपको लिखवाऊंगा डिटेल्स में, बिल्कुल आपके एग्जाम टाइम्स में लिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अपने एग्जाम्स में उस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, आसानी से आंसर कर सकते हैं और फुल के फुल मार्क्स पा सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि मेटरनिक को लेकर के आता है। मेटरनिक ने एक बार स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। कहता है कि जब, मेटरनिक कहते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह के चेंजेस अगर यूरोप में होता है, सॉरी फ्रांस में होता है, तो वैसे चेंजेस पूरे यूरोप में देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे यूरोप के लोग फ्रांस को फॉलो करते हैं। और उसके पीछे रीजन भी है कि फ्रांस एकमात्र ऐसा पहला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पर कि लोगों ने अपने मोनार्क के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन किया था, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहली बार दुनिया में लोगों ने अपने मोनार्क के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, रिवॉल्यूशन किया था, और फिर अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बाद वापस से फ्रांस चला गया किसके अंदर? डिक्टेटर के अंदर। फिर डिक्टेटर नेपोलियन को हराया गया और 1815 में फिर से वापस से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट शुरू हो गया। अब वही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फिर से वहां के लोग क्या कर रहे हैं? रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और अब की बार जो रिवॉल्यूशन है 1830 से 1848 के बीच में, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंजेस होगा। ये जो रिवॉल्यूशन है फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनाएगा, जिसमें पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ था इस दौरान, इसको बोलते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे।
अभी हम लोग आउटकम्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन देखेंगे। तो हमने क्या बताया था कि अभी जो हमारा मेन टॉपिक उसका नाम क्या है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आपको एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 से 1848 के बीच में जो बोला गया है, ये 18 साल जो 18 इयर्स का ड्यूरेशन है, इस बीच को बोला गया एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका मतलब है कि फ्रांस के साथ ही साथ यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में भी उस बीच में जो रिवॉल्यूशन देखा गया, और हर जगह पर वहां के लोगों ने अपने अपने मोनार्क के, खास करके कैसा मोनार्क, तो एब्सोल्यूट मोनार्क, यू फिर कह लीजिए आप ऑटोक्रेटिक मोनार्क के अगेंस्ट में लोगों ने रिवॉल्यूशन शुरू किया था। तो उसी में से मैंने हम लोगों ने देखा था कि उसका जो पहला जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ 1830 से 1848 के बीच में, जो 1830 में 1830 में जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था उसका नाम था जुलाई रिवॉल्यूशन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। तो आइए देखते हैं कि आउटकम्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन, जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ क्या और इसका क्या क्या फायदे हुए। तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर ध्यान से देखें और इनको जरूर जानेंगे भी, क्योंकि ये 3 से लेकर के 5 मार्क्स तक आपके एग्जाम्स में सीधे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से देखें और देखें। बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन, बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स। तो हुआ क्या था कि आपको याद होगा कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, जो पहले का आप लोग लेक्चर जो देख रहे हैं पता होगा कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था कि बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर दिया गया था पावर में फ्रांस में। और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था, जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में कंजर्वेटिव बर्बन डायनेस्टी की गवर्नमेंट थी, वही राजा थे फ्रांस का। बीच में लोगों ने रिवॉल्यूशन किया 1789 में, उसके बाद कुछ दिनों के लिए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन बना। फिर से नेपोलियन ने क्या किया, उस कंट्री को अपने कब्जे में लिया, दैट मींस कि डिक्टेटरशिप आया। लेकिन फाइनली 1815 में नेपोलियन को भी हराया गया। तो वापस से वही बर्बन डायनेस्टी जो 1789 से पहले था, जिस फैमिली का लुइस 16 था, उसी को वापस से फिर से फ्रांस में मोनार्क के रूप में बना दिया गया। लेकिन अब इस जुलाई रिवॉल्यूशन में पहला चीज क्या हुआ कि वही बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया लिबरल्स के द्वारा, कि अब यहां पर नो डायनेस्टी रूल। सिंपल सी मतलब क्या हो गया कि नो डायनेस्टी रूल। अब यहां पर कोई डायनेस्टी रूल नहीं होगा। कहां पर, तो पूरे यूरोप में डायनेस्टी रूल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि पहले क्या था, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16, लुइस 12, लुइस 10, लुइस 11। तो एक ही खानदान का राजा का बेटा, 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 राजा बनने का जो प्रोसेस चलता रहता था, उसको इन लोगों ने फाइनली आकर के 1830 में खत्म कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाज एस्टैब्लिश्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाज एस्टैब्लिश्ड विद लुइस फिलिप एज इट्स हेड। अब यहां देखेंगे, ये तो आपको आउटकम्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन में आपको तो पढ़ना ही है, बट यहां जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भी आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि हु बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, हु बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो आपको इसमें ध्यान रखना है लुइस फिलिप, ये ब्रांड भी काफी फेमस है, तो इससे भी इसका आइडिया आप ध्यान में रख सकते हो। तो आप आईएएस में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ मोनार्क का मतलब क्या हुआ कि जो कि फंक्शन करेगा, फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा, दैट मींस जिसमें इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी, दैट मींस कि ये अपना कोई विल से काम नहीं करेगा, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिया गया है उस प्रोविजंस के दायरे में ही रख करके इनको काम करना है। जैसे आज भी हमारे देश में भले ही प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हमारे देश के हेड होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी मर्जी से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। उसको ऑलवेज, हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसी को मेंटेन करना पड़ेगा, उसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क है। रिवॉल्यूशन, अब अगला चीज देखिए, रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड इन ब्रुसेल्स। अब देखिए अगला रिवॉल्यूशन कहां शुरू हो गया, जैसे यहां पर शुरू हुआ, कहां पर, तो फ्रांस में 1830 में, तो तुरंत कुछ महीनों बाद ब्रुसेल्स में भी रिवॉल्यूशन वहां के लोगों ने शुरू कर दिया। तो अब क्या, ब्रुसेल्स में जो रिवॉल्यूशन हुआ, आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ये ध्यान में रखिएगा, वैसे मैं पावर शेयरिंग में तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन फिर भी अगर यहां भी याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ही कैपिटल्स के नाम है, जैसे ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, और जैसे हमारा बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। तो कुछ ऐसे कैपिटल है जो हमारे चैप्टर्स में दिए गए हैं, तो उसका नाम हमें याद रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू में मान लो भाई लगा दिया एक क्वेश्चन, तो एक भी नंबर हम क्यों गवाए, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है
तो टारगेट है भाई हमारा 100 आउट ऑफ 100। अब तक ऑफलाइन में तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 95 से नीचे नंबर आया हो मेरे कंटेंट। तो सीधा आपके इसी कंटेंट से पूछेगा, और जब पूरे कंटेंट आप अपने कॉपी में लिखोगी, और मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉपी में लिखना, क्योंकि जब आप लिखते हो तो कई बार आपका रिवीजन हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा फिर उसको लिखा, तो इस बीच में आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है। जब लिखते हैं, चीजों को पढ़ते हैं तो लिखते हैं, तो एक लिखने के समय में आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि पीडीएफ वगैरह या फिर कहीं से वो आप डाउनलोड करके पढ़ते हो तो उससे भी बहुत ज्यादा आपका आउटपुट नहीं होने वाला है। और वैसे भी आपका नोट्स 65 पेजेस के अंदर ही पूरा आपका एसएसटी का कंटेंट खत्म हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है और इसी में आपका छुपा हुआ 100 मार्क्स। तो क्यों नहीं, कोई जरूरत आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की नहीं है, उस टाइम को आप साइंस और मैथ्स में दे दो, तो जिससे कि आपके स्कोर्स और भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से, जो मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों से भी, लाख वो लोग पीडीएफ मांगते, मैं नहीं देता, मैं लिखवाता हूं कि आप लिखो, लिखने से आपका ज्यादा क्लियर होगा। आइए, तो अब ये स्पार्क कहां पर, ब्रुसेल्स में भी हुआ। तो इसका ये रिजल्ट आया कि बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। इसका मतलब क्या था कि बेल्जियम पे कब्जा किसने करके रखा था, इन्होंने, नीदरलैंड्स ने। नीदरलैंड्स ने बेल्जियम को अपने में कब्जा करके रखा था। लेकिन थैंक्स टू जुलाई रिवॉल्यूशन, जिसके वजह से क्या हुआ कि बेल्जियम भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। किससे, तो नीदरलैंड से। नीदरलैंड से ये भी आजाद हो गए। तो अगर ब्रुसेल्स में जाएं और बेल्जियम में जाएं, उनको पूछें कि आप कैसे नीदरलैंड से इंडिपेंडेंट हो पाए, तो वो जरूर कहेंगे कि थैंक्स टू जुलाई रिवॉल्यूशन। अगर जुलाई रिवॉल्यूशन नहीं होता तो बेल्जियम जो है कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। किससे, तो नीदरलैंड से। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो कि जिसके ऊपर टॉपिक भी है, जो मैं आगे आपको वही डिस्कस करने वाला हूं। ग्रीस, ग्रीस यूरोप में है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है, आप जा सकते हैं वहां पर। became independent from Ottoman Empire in 1832 by the Treaty of Constantinople। तो यहां पर एक चीज, ये तो और भी धमाके है, यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू में हो या लिखने में। तो फिलहाल यहां तो आपके लिए एमसीक्यू में है, लेकिन जब इसका अगला स्लाइड होगा तो वहां पर हमारे लिए लिखने के लिए भी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि अगेन अगर ग्रीस से पूछा जाए कि आप कैसे ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो पाए, आजाद हो पाए, तो अगेन ग्रीस भी बोलेगा थैंक्स टू जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन की वजह से ही क्या हुआ कि आपको जो हमारा ग्रीस है वो भी इंडिपेंडेंट हो पाया। किससे, तो ऑटोमन एम्पायर से। कब, तो 1832 में। चूंकि ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, और ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो इस सिर्फ एक लाइन से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कैसे बनते हैं कि ग्रीस वाज द हु रूल्ड द ग्रीस, तो ऑटोमन एम्पायर। व्हेन ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट 1832, बाय विच ट्रीटी, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फ्रॉम व्हिच एम्पायर, तो ऑटोमन एम्पायर। तो 3 के 3 क्वेश्चंस यहां पर हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग अभी वॉर, क्या कहते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से डिस्कस करेंगे। अगला हमने आपको बताया था कि थैंक्स टू जुलाई रिवॉल्यूशन, जिसके वजह से क्या हुआ कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी शुरू हुआ। इसका मतलब है, जैसा कि मैंने कहा आपकी, कि बेल्जियम किससे इंडिपेंडेंट हुआ था, तो नीदरलैंड से। उसके बाद अगला इवेंट्स क्या हुआ था, तो बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया गया। तीसरा अच्छी बात क्या हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रांस में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। और जो चौथी चीज है कि ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। किससे, तो ऑटोमन एम्पायर से। तो मैंने आपसे कहा था कि वहां पर मैंने दिखाया था कि 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सीधे बन रहे हैं। किससे, तो वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। बट लेकिन अगर उसमें हमें लिखने की बारी आए, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन दे, क्योंकि अगर अब तक का आप पीवाईक्यू देखिएगा तो यहां से क्वेश्चंस 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में हर साल पूछे गए हैं। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। तो सबसे पहले यहां से भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो ग्रीक है वो कब से ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था, है ना, कब से ऑटोमन एम्पायर वहां पर रूल कर रहे थे, तो 15th सेंचुरी से। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को सेंचुरी को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अब तक हमारे ऑफलाइन बैचेज में कोई भी बच्चे ये बात नहीं बता पाए कि सेंचुरी से कैसे समझते हैं कि 15th सेंचुरी का मतलब क्या। तो यहां मैं आपको बता दूं कि 15th सेंचुरी से मतलब हुआ कि 1400 टू 1499, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 15th सेंचुरी। भाई जितना सेंचुरी हो उससे -1 कर देना, -1 कर देना।
तो आपका सेंचुरी निकल जाएगा। अगला ये ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन इन 1821, ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ था, तो 1821 में शुरू हुआ था। ठीक है, आइए मेनी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड ग्रीक लिविंग इन एक्साइल वांटेड टू प्रिजर्व ग्रीक कल्चर। अब यहां पर आपको समझना है कि ग्रीस को इंडिपेंडेंस करने के लिए पूरे यूरोप को इंटरेस्ट था, पूरे यूरोप को, खासकर पूरे वेस्टर्न कंट्री को इंटरेस्ट था कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाए। और साथ ही साथ ग्रीक के भी लोग थे जो बाहर कहीं पर रहते थे, वो भी चाहते थे कि ग्रीस को क्या करें, हम इंडिपेंडेंट नेशन बनाए रखें। क्यों? क्योंकि ग्रीक कल्चर को प्रिजर्व करना है। क्या करना है? ग्रीक कल्चर को प्रिजर्व करना है। तो अब इसमें हम आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा यूरोप ग्रीस में क्यों इंटरेस्टेड था, क्यों चाहता था कि ग्रीस को वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाए, क्या इसके पीछे रीजन था। तो ये हमारा, चलिए जानते हैं इसको डिटेल्स में। पूरे यूरोप में आप देखेंगे कि आज जो यूरोपियन कल्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जैसे हमारे देश का इंडियन कल्चर है अभी भी बहुत हद तक बचा हुआ है, लेकिन यूरोप में अब कोई अपना कल्चर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ पर हम ये डिस्कस करें कि ओरिजिनली अगर भारतीय कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, वो आज भी प्रिजर्व है, कहां पर? विलेजेस में। कहेंगे सर कैसे? देखिएगा कि हमारे देश का कल्चर था धोती कुर्ता पहनना, जो कि आज भी गांव के लोग पहनते हैं, थोड़ा सा एज हो जाने पर। महिलाएं हमारे देश में शादी के बाद लड़कियों को साड़ी पहनने का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी भी आप गांव में जाके देखेंगे तो 99% महिलाएं साड़ियां ही पहनती है। तो इस तरीके से अभी भी मेहमानों को लोग ज्यादातर नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। सब कुछ खाने पीने का स्टाइल भी, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें गांव के लोग अभी भी नहीं खाते हैं। चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी, या अलग अलग एरियाज के अलग अलग टाइप्स के खाना है। दैट मीन्स कि जो आउटसाइडर, जो यूरोपियन या चाइनीज फूड अभी भी लोग नहीं खाते हैं। लोग पूजा पाठ, या चलिए सेकेंडरी चीज है, पूजा पाठ हर जगह के लोग करते हैं, बट जो हमारा कल्चर है उस कल्चर को देखेंगे कि गांव के लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है। तो उसी तरीके से पूरे यूरोप में भी जो यूरोपियन कल्चर है, जो ओरिजिनल यूरोपियन कल्चर है भाई, ओरिजिनल यूरोपियन कल्चर है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको देखने को मिलेगा कहां पर? तो ग्रीस में। ग्रीस के लोगों ने अभी भी पूरे मॉडर्न यूरोपियन कल्चर को नहीं अपनाया, बल्कि ये लोग पुराने जिनको ओरिजिनल कल्चर है उसी के साथ ये लोग जिंदगी जीते हैं। तब पूरे यूरोप के लोगों को लगता है कि अगर ग्रीस पे रूल तो किसका है? ओटोमन एम्पायर का। और ओटोमन एम्पायर जो है एक मुस्लिम एम्पायर है, एक मुस्लिम एम्पायर है। इन लोगों को इस बात का डर है कि अगर ये मुस्लिम एम्पायर ज्यादा दिनों तक यहाँ पर ग्रीस में रूल करता रहा तो हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वहां पर मुस्लिम कल्चर ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंट हो जाए। अब यूरोप के लोगों को इस बात का टेंशन है कि अगर ग्रीस में भी कल्चर खत्म हो गया तो आने वाले फ्यूचर में जब हमारे यूरोपियन देशों को, लोगों को ये रियलाइज होगा कि ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में हमारी जो लाइफ है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है, हमारा जो कल्चरल फैमिली लाइफ खत्म हो रहा है। तो अगर हमारे न्यू जनरेशन को वापस से अपने कल्चर को अडॉप्ट करने की बारी आएगी तो वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि किसी भी कल्चर को मानने के लिए सबसे पहले उसको देखना जरूरी है। वो दिखेगा तब तो आप उसको फॉलो करोगे कि ये कल्चर ऐसा है। तो यहां पर इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि धीरे धीरे ये कल्चर यहां से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और मुस्लिम कल्चर यहां पर डोमिनेंट हो जाएगा। तो एकमात्र पूरे यूरोप में ग्रीस ऐसा नेशन है जहां पर वो अपने एंशिएंट कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। इसलिए पूरे यूरोप के लोगों को इस बात की चिंता है कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बनाओ भाई। अगर इसको इंडिपेंडेंट नेशन बनाओगे तो ग्रीस अपना एंशिएंट कल्चर, यूरोपियन एंशिएंट कल्चर को प्रिजर्व करके रखेगा और हमारे आने वाले जनरेशन धीरे धीरे उस कल्चर को अपनाएंगे और जिससे फिर यूरोपियन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो फैमिली लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए इसको पूरे यूरोप के लोग, साथ ही ग्रीस के लोग जो बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, वो भी इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए तैयार है। और वो मौका आ गया, कौन सा? तो जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में, और यहां पर भी यह मूवमेंट शुरू हो गया। वैसे तो 1821 में ही शुरू हुआ था, लेकिन इस समय में ये फेल्ड हो गया था। पहली बार ये शुरू हुआ था, जैसे हमारे देश में भारत को आजाद कराने के लिए 1857 का रिवोल्ट हुआ था, बट ये क्या था, पूरी तरीके से फेल्ड हुआ था कि हम लोग यहां से ब्रिटिश को हुड आउट नहीं कर पाए थे। तो वैसा ही ग्रीस में भी था 1821 में कि वहां भी कल्चर, वहां भी वार बिगन हुआ था, लेकिन वहां भी इंडिपेंडेंट नहीं करवा पाए। लेकिन उसके बाद 1830 में जो जुलाई रेवोल्यूशन है उसका इंपैक्ट इतना पड़ा, क्योंकि पूरे यूरोप के लोगों ने साथ दिया, ग्रीस के लोग भी बाहर साथ थे। और यहाँ एक पोएट का नाम भी बताऊंगा मैं, उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो यहां पर देखेंगे कि पोएट्स, आर्टिस्ट lauded Greece as the cradle of civilization और यूरोपियन सिविलाइजेशन।
पूरे जो पोएट्स थे और आर्टिस्ट ने क्या कह दिया कि जो ग्रीस है वो क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। भैया सीधी सी बात है, आसान भाषा में समझो कि ग्रीस एकमात्र ऐसा नेशन है जहां पर पूरे यूरोपियन कल्चर है। इसीलिए ये पोएट और आर्टिस्ट भी इस बात को लॉडेट कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं पूरे यूरोप के लोगों को कि भैया साथ आओ और ग्रीस को बचाओ। नहीं तो अगर ग्रीस का अगर कल्चर खत्म हुआ तो फिर यूरोप में इन फ्यूचर में भी उसका अगर नेक्स्ट जनरेशन अपने कल्चर को अडॉप्ट करना चाहेगा तो उसके सामने कोई कल्चर होगा ही नहीं। इसीलिए यहां पर इन्होंने किया। और यहां पर जो एक पोएट है जिसका नाम है लॉर्ड बायरन, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड बायरन। ठीक है, हालांकि इसकी डेथ बेचारे की 1824 में हुई थी। तो ध्यान रहे कि लॉर्ड बायरन का जो डेथ है वो बैटल में नहीं हुआ था बल्कि फीवर में हुआ था। इन्होंने शुरू किया, इन्होंने फंड इकट्ठा किया, रेज द फंड, ये लोगों से फंड भी मांगा कि भाई फंड दो, बैटल करना है, वार करना है, ऑटोमन एम्पायर को यहां से हटाना है। और ये लॉर्ड बायरन का बहुत बड़ा रोल है भले, लेकिन ये बेचारा अपने आजाद एक ग्रीस को नहीं देख पाया। अगला ये finally 1832 Greece became an independent nation through the ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और फाइनली तो आपने पहले भी डिस्कस किया, और फाइनली वो समय आया, वो दिन आ गए, वो गाना है ना, वो घड़ी आ गई। तो यहां पर वो घड़ी आ गई 1832 में कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने वहां से हरा दिया। तो थैंक्स टू जुलाई रिवॉल्यूशन, एक बार मेरे साथ रिवीजन करिए। जुलाई रिवॉल्यूशन में पहला चीज क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया गया, जो 1815 में वापस से बना था, रीएस्टैब्लिश्ड हुआ था कंजर्वेटिव रिजिम्स, उसको हटाया। दूसरा कि फ्रांस को पहली बार हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना और उसका नाम था लुईस फिलिप। अगला तीसरा चीज क्या हुआ कि जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से आजाद हुआ। और चौथी चीज क्या है कि ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ 1832 में बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और एक बात याद रखना मेरे भाई कि यहाँ पर लॉर्ड बायरन का नाम आपको याद रखना है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ग्लूकोज का काम करता है और मैं और एनर्जी से आपको पढ़ाऊंगा और आपके लिए मेहनत करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।